नमस्कार। राष्ट्र जागरण यूट्यूब चैनल के 16वें भाग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं सतीश मराठे। 2 अप्रैल को प्रसारित 15वें भाग में हमने एक ऐसे सैनिक की गाथा सुनी थी जिन्होंने 1962 और 1965 की लड़ाई में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए दुश्मन के इलाकों पर बेहद नज़दीक से उड़ान भरते हुए जो खुफिया जानकारी प्राप्त की थी, उसके कारण इन दोनों लड़ाइयों में भारत को काफ़ी लाभ मिला था। उनके इस शौर्य के कारण ही उन्हें 2 बार महावीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज हम जिस बहादुर सैनिक की गाथा सुनने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रेरणा गीता से ली थी। उन्होंने सिर्फ भगवद गीता पढ़ी ही नहीं थी, उसे अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर प्रत्यक्ष युद्ध भूमि में उसे उतारा था, उसको साकारा था। इस बहादुर सैनिक का नाम है मेजर पद्मपाणि आचार्य। मेजर पद्मपाणि आचार्य साहब का परिवार मूलतः तो उड़ीसा राज्य से था, लेकिन कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थायी रूप से बस गया। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ये सेना से जुड़ी हुई है, संलग्न है। इनके पिताजी जगन्नाथ आचार्य जी ये भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसी तरह इनके छोटे भाई पद्मसंभव आचार्य ये भी सेना में कैप्टन पद पर कार्यरत रहे थे। मेजर पद्मपाणि आचार्य साहब का जन्म 21 जून 1968 में हुआ था। जैसा कि सबको ज्ञात है, मई 1999 में पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हमारे कई चोटियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इस अवैध कब्जा करने की कृति को निरस्त करना और उनको खदेड़ना ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। ऐसा हम न करते तो जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा बुरी तरह से खतरे में पड़ सकती थी। यद्यपि इस लड़ाई को एक लोकलाइज्ड वॉर कहा गया था, क्योंकि ये लड़ाई लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में ही लड़ी गई थी। इसके बावजूद इसके महत्व को कतई कम नहीं आंका जा सकता था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 21 जून को पद्मपाणि आचार्य साहब का जन्मदिन था। इस साल यह जन्मदिन मनाने के 7 दिन बाद ही वो जिस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे, वो 2nd राजपूताना राइफल को सेना प्रमुख से आदेश मिला। यह आदेश क्या था? आदेश यह था कि उनकी बटालियन को तोलोलिंग के पहाड़ी पर जाते हुए पाकिस्तानी खंदकों को, बैंकर्स को नष्ट करते हुए इन चोटियों पर जल्द से जल्द कब्जा करना है। इसके चलते मेजर पद्मपाणि साहब भी इस मुहिम में जुट गए। यह मुहिम और यह टास्क बेहद जोखिम भरा था, चैलेंजिंग था और टफ था, क्योंकि वेदर जो है, मौसम जो है, वो भी हमारे पक्ष में नहीं था और पाकिस्तान जो ऊंची के स्तर पर मौजूद था और हमारी जो सेना थी वो नीचे थी। इसलिए पाकिस्तान ये बेहतर पोजीशन में था और हम वल्नरेबल पोजीशन में थे। इसके बाद भी किसी भी कीमत पर हमें ये चोटी जल्द से जल्द कब्जे में लेने का आदेश मिल गया था। जैसा ही इस बटालियन ने हमला बोला, शुरू में ही इस बटालियन को बहुत क्षति का सामना करना पड़ा था। हमारे कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके कारण मेजर पद्मपाणि साहब को रिजर्व प्लेटून का नेतृत्व करते हुए कमान संभालनी पड़ी थी। उन्होंने यह काम बखूबी निभाया। जैसे जैसे यह प्लेटून आगे बढ़ता गया, पाकिस्तानी सेना द्वारा इन पर हमले तेज़ हुए। लगातार आर्टिलरी द्वारा इन पर फायरिंग हो रही थी। इसके चलते भी हमारे सैनिक आगे बढ़ते गए। यद्यपि
कई सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे, कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस विपरीत परिस्थिति में भी अपनी बेहतर जोखिम के कारण अपनी जान जोखिम में डालते हुए पद्मपाणि आचार्य साहब ने खुद रेंगते हुए एक बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में हैंड ग्रेनेड फेंककर उस बंकर को नष्ट किया। उसके बाद वह बुरी तरह से घायल हुए। वो इतने बुरी तरह से घायल हुए कि उन्हें हिलना भी मुश्किल हो गया था। इस समय उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया कि वह इनकी फ़िक्र न करे, उन्हें इवैक्यूएट करने का प्रयास न करें, और वो आगे बढ़ते गए और बढ़ते जाए और दुश्मन पर टूट पड़े। इसी दौरान घायल होने के बावजूद भी पद्मपाणि साहब ने अपनी फायरिंग जारी रखी। यह लड़ाई रात भर घमासान रूप धारण कर रही थी। दूसरे दिन हमने अंततः तोलोलिंग चोटी पर विजय तो पाई, लेकिन हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। ये प्लाटून के जो मुखिया थे, जो कि बुरी तरह से घायल हुए थे, वह इस विजय का आनंद ज़्यादा देर नहीं ले पाए और वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। यह लड़ाई शुरू होने के कुछ ही महीने पहले पद्मपाणि आचार्य साहब का विवाह चारुलता नामक एक युवती से हुआ था। जब यह लड़ाई हो रही थी तब उनकी पत्नी गर्भवती थी। जब उन्होंने बलिदान दिया देश के लिए और अपनी जान निछावर की, उसके 3 महीने बाद उन्हें बेटी का लाभ हुआ, लेकिन अपनी बेटी देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। इस बेटी का नाम रखा गया अर्पिता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पद्मपाणि आचार्य साहब ने सिर्फ गीता पढ़ी नहीं थी, उसका सार पढ़ा नहीं था, लेकिन अपने जीवन में उसे साक्षात रूप में उतारा था। उन्होंने बलिदान देने के पहले अपने परिवार को कुछ खत भेजे थे। एक खत में उन्होंने लिखा था, कॉम्बैट इज़ एन ऑनर ऑफ लाइफ टाइम एंड आई वुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग लेस। यह उनके अपने पिता को लिखे हुए अंतिम शब्द साबित हुए। भगवत गीता के उपदेश और सार को जीवन में अंगीकार करते हुए उन्होंने अपने पिता को लिखा था, युद्ध भूमि में जो मृत्यु हो रही है उसके खबर से आप विचलित न होए, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो देश के लिए कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य किसी भी हालत में विजय प्राप्त करना यही है। देश की सेवा करने का इससे बेहतर दूसरा तरीका और कोई नहीं हो सकता था। यह उनके अंतिम विचार थे जो कि उन्होंने अपने परिवार को पत्र द्वारा पहुंचाए थे। उनकी जो बेटी है अर्पिता, वो आज 22 वर्ष की है। 2020 में जब वो 20 साल की थी तब उन्होंने तेलंगाना क्षेत्र के जीओसी मेजर जनरल श्रीनिवास राव की सहायता से अपने पिता के स्मृति को उजागर करने हेतु एक कॉफ़ी बुक टेबल पुस्तक का प्रकाशन किया। इस पुस्तक के विमोचन के समय मेजर जनरल श्रीनिवास राव की पत्नी भी मौजूद थी। उन्होंने इस विमोचन कार्यक्रम के दौरान एक कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया जिसका नामकरण पद्मपाणि आचार्य साहब के नाम से किया गया था। उनकी जो बेटी है अर्पिता, उन्होंने जो ये किताब प्रकाशित की थी, इस किताब में अपने पिता द्वारा लिखे गए कई पत्र, उनके कई फोटोग्राफ्स, छायाचित्र तथा उनके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटना को सम्मिलित किया है। इस किताब में के अंत में इस बहादुर बेटी ने अपने दिवंगत शहीद पिता को एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके यह विचार दिल को बेहद छू लेने वाले हैं। उन्होंने कहा, इट इज़ बिलीव्ड
that pure love is perennial. And what can be more pure than the love a parent and child have for one another? Born 3 months after my father martyred, I could never see or meet him, yet I have grown up believing that his blessings and love are with me and they are guiding me and protecting me always. Though he is physically no more, a part of him lives in me and has spirit of all for all of us. इस बेटी का यह कथन सभी देशवासियों के लिए एक सीख देता है। अपने प्रिय परिजन को खोने के बाद में ज़िंदगी को किस तरह से सकारात्मक रूप से जिया जाता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण उन्होंने इसके द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनकी इस बहादुरी को सलाम करते हुए, अभिवादन करते हुए हम आज का यह भाग यही समाप्त करते हैं। अगला भाग 7 मई को प्रसारित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।